जैव प्रक्रम में हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? पोषण हो गया, श्वसन भी हो गया और परिवहन भी हो गया। पोषण में क्या देगा? है पाचन तंत्र, भोजन। श्वसन में है श्वास लेना, ऑक्सीजन का रक्त में मिलना, ऊर्जा बनाना। फिर अपन ने देखा परिवहन। परिवहन में कौन काम करता है? हृदय। हृदय क्या करता है? रक्त का परिवहन करता है, विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचाता है और अशुद्ध रक्त को वापस शुद्ध करता है और बाकी को फेफड़े तक भेजता है। तो यदि हृदय नहीं हो तो क्या व्यक्ति जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा ना? कौन रहेगा? नहीं रहेगा। जैसे ही हृदय कहीं से रक्त जाना बंद हो जाता है, जैसे हाथ में रक्त जाना बंद हो जाए तो हम क्या कहते हैं? उसको क्या हो जाता है? पैरालाइसिस, है ना, लकवा योग। तो रक्त सभी जगह जा रहा है, इसका काम कौन कर रहा है? हृदय। हृदय को हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में? दिल। जबकि आप क्या कहते हो? हैं? क्या कहते हो आप? दिल का क्या काम है? रक्त का परिवहनी काम है दिल का, बस, है ना। ये याद करना, दिल दे दिया मैंने दूसरों को, कहते ना, तो उसको दे दिया तो फिर वो जी कैसे रहा है? मरा तो नहीं, है ना। गाने भी ऐसे चलाते हो आप, दिल तो पागल है। अरे वो पागल है तो आप जी कैसे रहो? जिस दिन वो पागल हो गया ना, उसी दिन बस यमराज का टिकट कटेगा। ठीक है। तो ये आपको, आपने देखा दिल या हृदय। कल पूछ रहे थे कोई कि ये दिल और हृदय अंतर है कि एक ही है? जो भाई बता देते हैं कि भाई हृदय और दिल एक ही है ना। हम हिंदी में इसको हृदय कहते हैं, आप उसको उर्दू में दिल कहते हो और अंग्रेजी में हार्ट कहते हो। अगला तंत्र है मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का नाम हमने देखा था, हमने भोजन किया तो भोजन में हमने बहुत सारे ऐसे तत्व लिए जो वर्ज्य, वर्ज्य मतलब जिसको वर्जित है। कैसे तत्व होते हैं? नाइट्रोजन युक्त। नाइट्रोजन युक्त जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, यूरिक अम्ल। इनको हमको क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर में से बाहर निकालना पड़ेगा। यूरिया, यूरिक अम्ल को अपन को शरीर से क्या निकालना पड़ेगा? बाहर निकालना पड़ेगा। और इसको लिए हम कौन से तंत्र पढ़ते हैं? उत्सर्जन तंत्र। तो मनुष्य उत्सर्जन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? रक्त से जो वर्ज्य पदार्थ है, वर्ज्य पदार्थ में मेनली कौन से हैं? नाइट्रोजन युक्त है, यूरिया या यूरिक अम्ल। इनको छान कर मूत्र के रूप में बाहर निकालना है। ठीक है। अब मानव उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग, सबसे पहले अपनी फोटो से देखते हैं। ये फोटो आपने पहले देखा कभी? पहली बार देख रहे हो? देखा है। ठीक है। ये जो ये इधर सामने की तरफ तो अपना ये आमाशय, ये पेट ये है, इसके जस्ट पीछे की तरफ इधर है ना, ये रीढ़ की हड्डी है, जिस इसके जस्ट पास में पीछे की तरफ ये दो वृक्क है। वृक्क को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किडनी। नाम सुना कभी? किडनी का सुना होगा ना, वृक्क का नहीं सुना आपने? कौन सुना? वृक्क का भी सुना। तो इसी को हिंदी में हम वृक्क कहते हैं, वृक्क को अंग्रेजी में कहते हैं किडनी। और आप था कि बस हम कहो गुर्दा, नारायण कहो माँ का गुर्दा खराब हो गया, अर्शन कहो गुर्दा, नाम सुनो? हाँ, तो किडनी कहो, गुर्दा कहो, और हिंदी में हम इसको कहेंगे वृक्क। मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं? दो वृक्क होते हैं। ठीक है। ये बायां वृक्क और ये दायां वृक्क। ये जो लाल लाल दिख रही है आपको, ये धमनी है। ये क्या है? धमनी। इसमें रक्त आ रहा है ना, महाधमनी। और इसी धमनी से ये एक छोटी धमनी है, बाईं वृक्क धमनी, और वृक्क में इसमें रक्त जाता है। इसी प्रकार ये क्या है? शिरा है। ये क्या है? शिरा है। दोनों वृक्क में से ये नलिका निकल रही है। दोनों वृक्क में से क्या निकल रही है? ये नलिका निकल रही है, देखो आप, दोनों वृक्क में से नलिका निकल रही है। इसे हम क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। यहाँ क्या बनेगा? यूरिक और यूरिक एसिड को बाहर निकाला जाएगा, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालेंगे। किस रूप में निकालेंगे? मूत्र को रूप में। तो मूत्र कहाँ बन रहा है? वृक्क में बन रहा है। इस वृक्क में से मूत्र को धीरे धीरे ये प्रति क्षण क्या करेगा? मूत्र को इस मूत्र वाहिनी के माध्यम से कहाँ ले जाएगा? यहाँ एक मूत्राशय, यहाँ मूत्र इकट्ठा होता जाएगा। आशय तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, आशय मतलब घर। तो मूत्र भेड़ो
मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होगा, कहाँ बनेगा? किडनी में, वृक्क में, दो नलियों के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा? मूत्राशय। और जब इसको संकेत मिलेगा शरीर को कि भाई हमें मूत्र त्याग करने की इच्छा हो रही है, तब हम उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे, है ना। ये क्यों है भाई? प्रत्येक क्षण तो हम मूत्र बाहर नहीं निकाल सकते ना, कुछ समय इकट्ठा होगा, फिर घंटे 2 घंटे में एक साथ बाहर निकालेंगे, इसलिए पहले यहाँ इकट्ठा होता है, फिर जब हमारी इच्छा होती है तब हम इसको मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? मानव शरीर में कितनी वृक्क है? 2। क्या व्यक्ति एक वृक्क से जीवित रह सकता है, एक किडनी से जीवित रह सकता है? हाँ, रह सकता है। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी एक व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो किसी दूसरा व्यक्ति उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर देता है, दे देता है। तो एक व्यक्ति से भी आपका मूत्र जो है बन जाएगा, ये यूरिक एसिड बाहर निकल सकता है। लेकिन हम सामान्यतः 2 है तो बढ़िया है। बहुत बार एक खराब हो जाए तो एक से काम चल जाता है। क्या किडनी खराब हो जाएगी व्यक्ति जीवित रहेगा? हाँ, ये भी खराब हो जाएगी तो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर में ये अपशिष्ट पदार्थ पूरे भर जाएंगे और कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा किडनी वाले की भी मृत्यु हो जाती है। तो हमने कहा कि ये जो चारों चीजें हैं सजीवों के लिए जीवित रहने के लिए जरूरी है। खाना जरूरी है, श्वसन जरूरी है, रक्त का दौड़ना, मैंने कहा कि हृदय वो जरूरी है, वो जिस दिन हृदय बंद होगा उसी दिन व्यक्ति मरेगा, और ये भी खराब हो जाती है तो मर जाएगा। तो ये चारों चीजें व्यक्ति के जीवित रहने के लिए जरूरी है, इसलिए हम इसको किस में पढ़ रहे हैं? जैव प्रक्रम में पढ़ रहे हैं। इसमें फोटो में किसी को कोई दिक्कत हो? नहीं है, बहुत आसान। आप ऐसे फोटो बना लेना आराम से, है ना, ऐसे। और ये 2 नलियां ऐसे लाना और यहाँ पर इसका मूत्राशय बना देना और ये बाहर निकल जाएगा मूत्र मार्ग के द्वारा। वृक्क ये उस किडनी उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग है। मनुष्य के शरीर में कितने वृक्क होते हैं? 2, जो रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर पेट के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं। वृक्क सेम के बीज के आकार के होते हैं। ये किताब में लिखा हुआ है ना, सेम के बीज के आकार के होते हैं। मुख्य कार्य रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण करना है। ये दोनों इस प्रकार के सेम की फली होती है, सेम का बीज होता है, वैसे ही सेम फली। हाँ, ये फिर मूत्रवाहिनी नीचे देख रहे हैं अपन, ये मूत्रवाहिनी है ना दोनों। तो ये क्या करेगी? प्रत्येक वृक्क से एक पतली नली निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों मूत्रवाहिनी मूत्र को वृक्क से कहाँ ले जाती है? मूत्राशय। फिर मूत्राशय क्या करता है? मूत्राशय क्या करता है? ये थैलीनुमा अंग है, क्या करता है? ये जहां पर मूत्र इकट्ठा होता है। फिर मूत्र मार्ग एक नली है जो मूत्राशय से निकलती है और शरीर के बाहर खुलती है। इसके द्वारा हम मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देते। तो ये समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे कि जो ये किडनी है, किडनी के अंदर बहुत सारे क्या है? सूक्ष्म नलिकाएं हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वृक्काणु कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्काणु। वृक्क के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्या है? वृक्काणु। ये वृक्काणु का चित्र है। किसका है? वृक्काणु। और वृक्काणु याद नहीं रहे तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ये याद रख लेना ना। वृक्काणु याद नहीं रहे, वृक्काणु छोटे छोटे इस प्रकार के हैं, और वृक्काणु नहीं याद नहीं रहे तो क्या याद रखोगे? नेफ्रॉन। पूरे का पूरा वृक्क जो है हजारों इस प्रकार नेफ्रॉन से मिलकर बना है। ये एक नेफ्रॉन का उदाहरण है। कैसे क्या होता है अब देखते हैं अपन। शरीर में रक्त दौड़ रहा है, हमने रक्त की बात की। रक्त किसके माध्यम से आएगा? धमनी के माध्यम से। वह धमनी देखी। अब उसमें से एक धमनी है, देखो ये धमनी आई, इस धमनी में से ये रक्त आया और रक्त आ गया यहाँ पर। ये एक गोल गोल एक प्याली नुमा किसकी तरह है? प्याली नुमा है। इस प्याली नुमा को क्या कहते हैं? बोमन संपुट। प्याली नुमा जगह है जिसको हम क्या कहते हैं? बोमन संपुट। और इसमें बहुत सारे कोशिका के गुच्छे हैं। ये छोटे छोटे दिख रहे हैं? छोटे छोटे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? ये कोशिका के गुच्छे हैं, जिसे कोशिका गुच्छ भी कहते हैं या ग्लामेरुलस कहते हैं। अब होता है क्या? ये किसकी तरह? यो छाई बनाओ रोज, छाई में छाणन्यू देखो, यो छाणन्यू। प्रत्येक वृक्काणु में एक छाणन्यू लाग रही हो। यहां से रक्त आएगा, रक्त ही छाणने में आयो। अब छाणन्यू क्यों हो? क्या छाणना है? रक्त को छानना है। रक्त छन जाएगा, रक्त नीचे आगे बढ़ जाएगा और इस छन्नी में क्या बच जाएगा? क्या निकालना है अपन को शरीर से बाहर? शरीर से बाहर क्या निकालना है? अरे अभी तो पता यूरिया, यूरिक अम्ल नहीं निकालना, कर नहीं निकालना। निकालना है तो छाणना ही नहीं तो है।
तो रक्त को अपन ने छाना, जो शुद्ध रक्त है वो तो वापस नीचे निकल जाएगा, छानने हम नीचे निकले छान, और ऊपर की बच जाए। जो अवशिष्ट पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ है, क्या थे? यूरिया, यूरिक अम्ल, और भी इसके साथ जो पोषक तत्व भी हमने लिए थे वो भी यहाँ आ जाते हैं। पोषक तत्व भी इसमें छलनी में ऊपर है रह जाते हैं। तो ये छानियों समझ में आ गयो? ये छानियों की नाम अटे बोमन संपुट, छानियों की नाम। और यहाँ पर इसके नीचे वो जाली लाग रही, छानिया में जाली लागे नहीं लागे, जिन्हें कहे वहाँ कोशिका गुच्छ, कोशिका गुच्छो है जो यूं छानियों उमू बच्चा छण जाए, रक्त रक्त तो छण जाए, ऊपर ऊपर खीरे जाए अवशिष्ट पदार्थ। अटे तक दिक्कत की? अब ये रक्त आगे जाएगा, हर जगह जाएगा, और इस प्रकार ये रक्त जो है क्या करेगा? वृक्क की धमनी से ये वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये तो रक्त है, रक्त यहाँ आएगा, यहाँ क्या करेगा? रक्त छलनी करेगा, अवशिष्ट पदार्थों को इसमें ले जाएगा। ये अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जाएंगे? ये अवशिष्ट पदार्थ जाएंगे इस वृक्काणु के इस नलिकाकार भाग में। अवशिष्ट पदार्थ कहाँ जाएंगे? नलिकाकार भाग में ये अवशिष्ट पदार्थ जाएंगे। अब मैंने कहा कि अवशिष्ट पदार्थ जो गए थे, इन अवशिष्ट पदार्थों में यूरिया भी था, यूरिक अम्ल भी था, लेकिन साथ ही साथ इस छलनी को ये पता नहीं चल रहा कि कुछ पोषक तत्व भी चले गए। रक्त में पोषक तत्व है ना, अपन ने जो खाए हैं वो पोषक तत्व भी इसमें रक्त में है, वो भी इसके साथ चले गए। तब ये नलिकाकार भाग क्या करता है? ये नलिकाकार भाग फिर इसको छानता है, पोषक तत्वों को तो वापस किस में मिलाता है? वापस इस रक्त में मिला देता है। पोषक तत्वों को तो वापस से रक्त में मिला देता है, और जो बिल्कुल अवशिष्ट बचते हैं फिर दो ही चीजें, कौन कौन से? यूरिया और यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त। इसको ये इस प्रकार क्या करता है? संग्राहक वाहिनी द्वारा, कौन सी वाहिनी? संग्राहक वाहिनी द्वारा वापस क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा, और ये फिर उससे मूत्र वाहिनी द्वारा कहां चले जाएंगे? मूत्राशय में चले जाएंगे। नहीं समझ? वृक्क एक बड़ी संरचना, उस वृक्क के अंदर बहुत सारे इस प्रकार के छोटे छोटे वृक्काणु या नेफ्रॉन है। ये क्या करते हैं भाई? उन्हें छानना तो है ना। वृक्क तो एक बड़ी संरचना हमने पढ़ ली, लेकिन उस वृक्क के अंदर बहुत सारे क्या है? हाँ, ये छोटे छोटे क्या है? वृक्काणु है। क्या है? वृक्काणु, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नेफ्रॉन। सबसे पहले कहाँ आएगा रक्त? बोमन संपुट। बोमन संपुट में क्या करेगा? रक्त को छाना जाएगा। इसमें से अवशिष्ट पदार्थ आगे चल के कहाँ जाएंगे? नलिकाकार भाग में। नलिकाकार भाग में हाँ दोबारा छानेंगे, जो अलग करेगा इसको ना, अलग करेगा। कैसे अलग करेगा? जो अच्छे वापस सही तत्व है, जैसे पोषक तत्व, वो जो साथ में आ गए उनको तो ये वापस रक्त में मिला देगा, और जो बिल्कुल अवशिष्ट बचे हैं अब, जिनको वास्तव में शरीर से बाहर निकालना है, वो फिर इसके संग्राहक वाहिनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। दो बार इनमें फिल्टर हो रहा है। चलिए जा रू यूरिया और यूरिक अम्ल बाहर निकाले। बाकी इनमें बहुत सारा खनिज तत्व हुआ, वन फाचा कर ले रक्त, बहुत सारे पोषण तत्व थे, उसको भी ये वापस कर लेता है। अपन ने खाया ना ग्लूकोज व्लूकोज, सब वापस आ जाता है। सिर्फ क्या जाता है? यूरिया और यूरिक अम्ल, जो जिसको हमको शरीर से बाहर निकालना है, वो मूत्र के रूप में बाहर चला जाता है। यहाँ तक दिक्कत किसी को? ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, है ना? ये अटपटा लग रहा है ना? ये ऐसा बिल्कुल बनेगा नहीं, लेकिन किताब में ऐसा ही बना हुआ है, लेकिन फिर भी आप बनाना चाहो तो ऐसे शॉर्ट में ऐसे बना लेना, या ऐसे पाली बना लेना। ये पाली का क्या नाम है? बोमन संपुट। इसमें ये छानियो है, कोशिका गुच्छ है, ऐसे बनाओ, है ना? और ये ऐसे निकाल लेना, और ये ऐसे कुछ डंडियाँ ऐसे बनाना, और यहाँ ऐसे यूँ ऐसे ऐसे बना लेना, और ये कुछ तो वापस रक्त में आ जाएगी, और कुछ ये फिर यहाँ से ये बाहर निकाल देना रक्त को। ये संग्राहक वाहिनी, ठीक है? यहाँ पर तो क्या करेगा? मूत्र को पहली बार छाना जाएगा, मतलब इसको रक्त को छाना जाएगा, और रक्त छनने के बाद रक्त शुद्ध रक्त तो आगे बढ़ जाएगा। जो इसमें अवशिष्ट पदार्थ है उनको ये कहाँ ले जाएगा? इसमें नलिकाकार भाग में। नलिकाकार भाग में फिर जो आप शरीर के काम के जो पोषक तत्व है उनको तो ये वापस अवशोषित कर लेगा, और बाकी वालों को संग्राहक नलिका के वाहिनी के माध्यम से आगे भेज देगा। एक बार अच्छी तरह से देख लो, यहाँ से रक्त आता है, ये रक्त आगे बढ़ेगा, इस प्रकार ये रक्त वापस शरीर में चला जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? इससे भी वापस ये जो पोषक तत्व है ये तो इधर आ जाएंगे, और जो पोषक तत्व नहीं है जिसको बाहर निकालना है वो इस प्रकार बाहर निकाल देंगे। दिक्कत कोई? इसी को लिखा हुआ नीचे देखो, वृक्काणु। प्रत्येक वृक्क लाखों सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है। ये कितने होते हैं वृक्काणु? लाखों में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वृक्काणु, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्काणु वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। ऐसा प्रश्न है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन है? तो वृक्काणु है। प्रत्येक वृक्काणु के दो मुख्य भाग है। पहला तो कौन सा वाला? इधर वाला, वो छानने वाला बोमन संपुट। ये एक प्याले के आकार की संरचना है।
इसके अंदर रक्त कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। अभिवाही धमनी, मतलब इधर से जो एक धमनी आएगी जो अशुद्ध रक्त लाएगी, और अपवाही धमनी उसको छना हुआ रक्त को बाहर करेगी। तो दो शब्द है, एक तो रक्त को शुद्ध करना और एक रक्त को छानना। दो प्रश्न है, एक तो रक्त को शुद्ध करना और एक रक्त को छानना। तो रक्त को शुद्ध कौन करता है? हृदय। रक्त को छानता कौन है? वोमन संपुट या वृकाणु या वृक। तो रक्त छनता वृक में, मतलब किडनी में रक्त छनता है, और जबकि शुद्ध कहाँ होता है? हृदय में। तो ये दोनों भी अलग अलग चीज है ना, ऐसे भी आप याद रखना। ऐसा नहीं कि ये शुद्ध नहीं कर रहा है, ये तो सिर्फ रक्त को क्या कर रहा है? छान रहा है, और अपशिष्ट पदार्थों को साइड में कर रहा है, ठीक है। जबकि शुद्ध कौन करता है? हृदय। ये फिर वृकाणु की नलिका, मैंने कहा ये लंबी कुंडलित नलिका, ऐसा नहीं गोल गोल, बोमन संपर्क से जुड़ी है। इस नलिका के विभिन्न भागों में रक्त के छाने गए पदार्थों में से जो उपयोगी पदार्थ है, वापस उपयोगी क्या आ गए इसमें सब? ग्लूकोज है, लवण है, जल है, उसको ये वापस क्या कर लेता है? पुनः अवशोषित कर लेता है। और जो शेष बचा भाग है उसको क्या करता है? अवशोषण के बाद जो अतिरिक्त बचता है, अतिरिक्त क्या बचता है? यूरिया, अतिरिक्त लवण या जल है, इसको हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। और ये किस माध्यम से आगे जाता है? संग्राहक नलिका। कौन सी नलिका? संग्राहक नलिका, उससे जो बाहर चला जाता है। अब दिक्कत किसी को? यहां से रक्त आएगा, रक्त को यहाँ छाना जाएगा बोमन संपुट में, और इस नलिकाकार भाग में क्या होगा? पुनः अवशोषण होगा। जो ग्लूकोज खाया, जो अच्छी चीजें हैं उसको वापस अवशोषित कर लेगा, और शेष बची को संग्राहक नलिका के द्वारा मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये वृकाणु, इस प्रकार लाखों वृकाणु है एक किडनी में, छोटी छोटी, ठीक है। यहां तक दिक्कत किसी को? फिर हम मूत्र का क्या कर देंगे? निष्कासन। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में जाएगा और मूत्राशय से जमा होगा, और फिर जब मूत्र भर जाएगा तो तंत्रिका संकेत भेजता है कि बहुत बार हमें मूत्र त्याग की इच्छा होती है, और इच्छा होती है तो फिर हम मूत्र का क्या कर देते हैं? निष्कासित करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं। अब आपने सुना होगा कि बहुत बार किसी व्यक्ति के किडनी खराब होगी, सा सुना? क्या करते हैं? किडनी खराब हो जाता है, दूजी नाक दे नमले तो खटू लाओ, दोनों खराब हो गई। हाँ, आदमी को घुड़ना पड़ता है। लेकिन आजकल विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, उस व्यक्ति को कुछ दिनों तक के लिए जीवित रखा जा सकता है। कृत्रिम वृक्क का निर्माण किया जाता है, जिसे हम अपोहन कहते हैं, या अंग्रेजी में जिसे कहते हैं डायलिसिस। ऐसा सुना होगा आपने, जिसका किडनी खराब हो जाए उसको क्या कराओ? बिलोर जार हॉस्पिटल में डायलिसिस कराओ, ऐसा सुनो कि क्योंकि तब परिवार में घटे हुई वो किडनी खराब, हाँ, तो डायलिसिस कराते हैं। देखा कभी? नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना कि जब किडनी खराब हो जाती है तो उस अपन क्या करना है? रक्त में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो इसमें डायलिसिस में करते क्या है कि अपने वो शरीर में फिर नलियां लगाते हैं और रक्त को बाहर लाते हैं, और मशीन के द्वारा क्या करते हैं? उस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है और वापस रक्त को वापस शरीर के अंदर भेजा जाता है। ये आपके इसमें किताब में फोटो में, एक बार पहले वो फोटो में समझा देता हूँ। ये देखा ऐसा कभी? यो आदमी उत्तो है, देखियो ना, देखियो ना, देखियो यहाँ ये दो नलियां लगा रखी है, यहाँ दो नलियां लगा रखी, देखो आप देख लो अच्छी तरह से, ठीक है। ये अपोन के लिए, डायलिसिस के लिए ताज़ा विलेन लेंगे। ये विलेन इस मशीन में यहाँ पर लगेगा, यहाँ जाएगा। हम क्या करेंगे? यहाँ से रक्त को निकालेंगे। यहाँ से रक्त निकाला, धमनी के पंप से यहाँ पर रक्त आ गया, रक्त इस मशीन में आ गया, है ना, इस मशीन में आ गया। इस मशीन में क्या होगा? इस प्रकार की ये नलियाँ बनी हुई है, झिल्ली बनी हुई है, झिल्ली एक तरह की, हाँ, अटैटरी फेरी। तो ये क्या करेगा? शुद्ध रक्त को तो वापस है, मतलब जो रक्त छन जाएगा उसको तो वापस है शिरा के द्वारा वापस शरीर में भेज दिया जाएगा, और जो अपशिष्ट पदार्थ है उस अपशिष्ट पदार्थ को एक अन्य इसमें अपोन विलियन में बाद में एक यूरिया अतिरिक्त लवण को इसमें डाल दिया जाएगा। फिर भी व्यक्ति नहीं जीता, डायलिसिस से ज़्यादा साल नहीं जीता, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये अधिकतम बता रहा हूँ, बाकी ज़्यादातर 4-5 साल में फिर उनको मरना ही पड़ता है। ऐसा क्यों है बताओ? ऐसा क्यों होता है भाई? यह मशीन भी तो छान रही है, फिर व्यक्ति क्यों नहीं जीता कृत्रिम रूप से? इसलिए नहीं जीता है क्योंकि मैंने बताया था कि अपनी की जो नेफ्रॉन है उसमें क्या था? केवल रक्त को छान ही नहीं रहा था, वापस उसके बाद द्वितीय जो नलिकाकार भाग है उसमें क्या हो रहा था? जो पोषक तत्व है उसको वापस से अवशोषित हो रहा था। इसमें क्या पोषक तत्व वापस आ रहे हैं? नहीं आ रहे। तो शरीर में से उसके पोषक तत्व निकलते जाएंगे तो फिर वो जिएगा क्या? नहीं जिएगा।
इसलिए इसे कुछ समय तक के लिए व्यक्ति जैसे तात्कालिक रूप में जब तक किडनी नहीं मिलती है तब तक उसको जिंदा रखना हो तब ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, अपोहन या डायलिसिस। तो डायलिसिस क्या है? जब व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है, वृक्क खराब हो जाता है, तो कृत्रिम रूप से रक्त को छाना जाता है। उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अपोहन। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अपोहन या डायलिसिस। फिर इसको हम पढ़ लेते हैं रिटर्न में। डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो रक्त को कृत्रिम रूप से क्या करती है? साफ करती है। जब गुर्दे ऐसा करने में सक्षम, गुर्दे मतलब वो किडनी है ना या वृक्क, इस प्रक्रिया में रक्त को एक मशीन में पंप किया जाता है जो कि अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग करके रक्त को अपशिष्ट उत्पादों, अतिरिक्त नमक और पानी को हटा देती है और साफ रक्त फिर शरीर में वापस भेज दिया जाता है। ये समझ में आ गया? ये पारगम्य झिल्ली है, इसमें से अशुद्ध को उधर भेज देगी और शुद्ध को वापस कर लिया जाएगा। कैसे काम करता है तो मैंने बता दिया। पहले रक्त निकालेंगे, फिर डायलिसिस मशीन में जाएगा, फिर अपशिष्ट को हटा दिया जाएगा और साफ को वापस भेज दिया जाएगा। तो ये था अपना मानव में उत्सर्जन। लास्ट एक अपन देखते हैं कि पौधे भी उत्सर्जित करते हैं। पौधों में भी उत्सर्जन होता है। तो पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? पादपों में उत्सर्जन देखो। पौधे भी उपापजीव वर्ज्य पदार्थों को बाहर निकालते हैं, लेकिन उनका तंत्र मनुष्य से अलग होता है। कैसे निकालते हैं पौधे साहब? एक तो कैसे निकालते हैं? जल को तो वाष्पोत्सर्जन, मैंने कहा कि पत्तियों से वो जल बाहर निकल जाता है, तो एक तो ये उत्सर्जित हो गया। दूसरा क्या करेंगे? कुछ भंडारण करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गोंद लग जाता कहीं कहीं, वो गोंद क्या है? वो यहाँ को लेटरिंग है, मतलब ये भी वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकाल रहे हैं ना। तो गोंद है, रेजिन है, ये क्या है? पौधों की जो जाइलम में जमा हो जाते हैं, ये मतलब वो अपशिष्ट पदार्थ है। पौधे का ये अपशिष्ट पदार्थ है जिसको वो बाहर निकालता है। हाँ, फिर ये अपशिष्ट पदार्थ में और क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पौधे जो है पत्तियों को जड़ा देते हैं। जो पत्तियां खराब हो जाती है, अपशिष्ट हो जाती है, उनको ये क्या करते हैं? सूखने के बाद गिरा देते हैं। और बहुत बार कुछ चीजों को जड़ों द्वारा मिट्टी में भी अपशिष्ट पदार्थों को छोड़ देते हैं। तो ये था आपके उत्सर्जन तंत्र। समझ में आ गया? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र के लिए क्या देखनी है? दो किडनियां, वृक्क। वृक्क की संरचनात्मक इकाई कौन सी है? वृक्काणु, नेफ्रॉन, जिसमें किस प्रकार रक्त को छाना जाता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। अपशिष्ट पदार्थ मूत्र वाहिनी के द्वारा बाहर निकल कहाँ जाते हैं? मूत्राशय में जमा होते हैं और फिर हम जब मूत्र त्याग की इच्छा होती है तब उसको हम बाहर निकाल देते हैं। और ये था पादपों में उत्सर्जन। समझ में आ गया? इस प्रकार ये जैव प्रक्रम अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। जो एक अध्याय था आपका, अध्याय 5 है जैव प्रक्रम, वो कंप्लीट हो गया। उसमें आपको जीवित रहने के लिए 4 चीजें जरूरी थी, चारों चीजें आपके कंप्लीट